Welcome back to Star Education Center. So far we have solved till question number 56. In our previous videos you can see the question number 56 of Jamia MBA Entrance 2016. In today's video we will be solving question number 57 and till question number 63 we will see the solution of this, and you can download the PDF from our Telegram channel. You can follow our YouTube channel as well to see the solution. Okay, without further ado, we will resume the solution solving this para jumble exercise which we have to solve. Okay, so direction says the sentences given each question when properly sequenced form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a letter. Choose the most logical order of sentences from among of the given choices to construct the coherent paragraph. Normally coherent paragraph का मतलब है ऐसा पैराग्राफ बनाओ जिसका अपना मीनिंग हो, कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो, ये हमें बनाना है. ठीक है, तो कोहेरेंट पैराग्राफ को कह दिया तो वर्ड यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब कोई टफ वर्ड लाइक कुछ अलग सा नहीं करना है, हमें वही पैरा जंबल वाली एक्सरसाइज है वही करना है. ठीक है, तो पहला जो है हमारा, इफ़ यू सी दैट पहला सेंटेंस इज लाइक अनलाइक से शुरू हो रहा है. ठीक है, अनलाइक से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद अनलाइक के बाद जो है यहाँ पे विल रीड दैट, विल सी द आंसर. ओके, अनलाइक इन आवर फॉरेस्ट ओवर देयर यू कुड फाइंड देयर. ओवर वेयर. ओके, अगर ओवर देयर मेंशन कर रखा है तो इसका मतलब ये कि इससे पहले कुछ मेंशन कर रखा होगा. ओके, किधर, कहाँ पे वो मेंशन कर रखा होगा, तो ये हमारा पहला नहीं हो सकता है. ओके, पहला हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी कुछ ना कुछ मेंशन कर रखा होगा. ठीक है, तो हम इसे हटाते हैं. हमारे ऑप्शन में ए वाला जो है वो हम इसे क्लियर कैंसिल कर देंगे. ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया. दूसरा देखते हैं. ड्यूरिंग द डे वी वर हर्डेड इनटू द डैम जंगल. सो व्हेन ड्यूरिंग द डे. ओके, सो इट सीम्स लाइक अ क्वाइट गुड ओपनिंग. के दिन में हमें जो है जंगल में हमें भगा दिया गया. ठीक है, ये हो सकता है शुरुआती पॉइंट हो सकता है. ओके, तो अगर डी से कोई शुरू हो रहा है तो हम बी से अगर कोई शुरू हो रहा है तो हम उसे आंसर कंसिडर कर सकते हैं. तो और बी से हमारे जो है दो शुरू हो रहे हैं और एक सी से शुरू हो रहा है. सी से क्यों नहीं है वो हम देखते हैं. ठीक है, द ओनली फूड वी वर गिवन हु वी. ओके, the only food we were given was handful of the cold rice which often smelled from the oil smell of the oil from the containers in which it had been cooked. Normally इससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा. ये अगर फूड हैंडल किया ना तो इससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा. ठीक है, तो पहला हमारा जो मेरे हिसाब से जो सही लग रहा है पहला ये होगा कि ड्यूरिंग द डे वी वर हर्डेड, यानी ऑप्शन बी हमारा पहला होगा. देन उसके बाद उसे फॉलो करेगा सी. ओके, तो ऑप्शन बी के बाद सी फॉलो करेगा. ये हमारा सही नहीं है, ये हमारा सही नहीं है. ऑप्शन बी के बाद हमें सी फॉलो क्यों करेगा, देखो अगर रीड करोगे ये सेंस करेगा, थोड़ा सा ये सेंस बनाएगा अपने आप में. कहते हैं कि ड्यूरिंग द डे वी वर हर्डेड इनटू द डैम जंगल. द ओनली फूड we were given was handful of the cold rice which often smell of oil from the containers in which it had been cooked. Okay, so D, B और C हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे सही है ये. ठीक है, अगला देखते हैं. अगला यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं यहाँ पे, अनलाइक इन आवर फॉरेस्ट. ओके, कह रहे हैं हमारे फॉरेस्ट की तरह ओवर देयर यू कुड फाइंड नीदर फ्रूट नॉर बेरीज टू काम योर हंगर. कह रहे हैं हमारे यहाँ जिस तरह से फॉरेस्ट होते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है खाने पीने के लिए. वहां पे बेरीज वगैरह कुछ नहीं होंगे, फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं होंगे. तो सही है, अभी तक सही है. ठीक है, विच शूड न्यू लीव्स एंड ड्रिंक मडी वाटर मडी रेन सॉलिड स्ट्रीम. तो ये अपने आप में सेंस बन रहा है कि जैसे अगर देखोगे तो इसकी सीक्वेंस अगर देखने की कोशिश करोगे तो क्या हो गया, पहले तो उन्होंने सीन बताया, सेटिंग द सीन के मतलब बात कहाँ हो रही है. ठीक है, तो बात हो रही है कि ड्यूरिंग द डे वी वर हर्डेड इनटू द डैम जंगल. ओके, ये बात हो रही है कि कहाँ पे ये बात हो रही है, उन्होंने बता दिया कि एक डैम जंगल की बात है ये. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने डिटेल बताई. क्या डिटेल बताई, डिटेल बताइए किस तरह से द ओनली फूड वी वर गिवन, ये सो है डिटेल हो गई. ठीक है, अब ये डिटेल बताने के बाद जो है इन्होंने कहा कि अनलाइक हमारे फॉरेस्ट की तरह वहां पे क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट बताया. तो हमारा ऑप्शन बी सी ए डी यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन के साथ अगर हम देखें तो उन्होंने बोला है कि दिन में हमें एक भीगे भागे के जंगल में भगा दिया गया था और हमें सिर्फ खाने के लिए थोड़े से चावल दिए गए थे, और जिस चावल में जो है जिस कंटेनर में वो चावल बने गए थे उसकी स्मेल आ रही थी. हमारे फॉरेस्ट की तरह वहां के फॉरेस्ट में कोई जंगल बेरीज नहीं, उनके फॉरेस्ट में कोई फ्रूट्स बेरीज नहीं होते थे, बल्कि हम लोगों को लीव्स चबाना पड़े और जो पानी जो था बारिश का पानी वो पीना पड़ा. ओके, तो ये समझ में आ गया. BCAD हमारा करेक्ट सीक्वेंस है, ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया.
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। दिस सॉ द सोवियत यूनियन ओपनिंग एन असेंबली इन गाना व्हाट। अगर उन्होंने बोला दिस तो इससे पहले कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो हम सवाल पूछेंगे क्या, ठीक है। द सोवियत यूनियन डिड what it could do to improve relation with the newly independent African state, including offering low interest loan for the economic development। तो इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों उन्होंने डेवलप किया। ओके, वो हम जानेंगे क्या रीजन था, क्यों इसने डेवलप किया। ओके, यू मस्ट आस्क क्वेश्चन बिफोर सॉल्विंग इट। आप सवाल जरूर कीजिए कि अगर कोई बात है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन होंगे जरूर। ओके, ठीक है। डिस्क्राइबिंग अफ्रीकन नेशनल मूवमेंट्स एज बुर्जुआज एंड थॉरोली प्रोलिटेरियन। ओके, सो वी विल सी इसके पीछे भी क्या रीजन है, वी विल आस्क। ओके, क्रेमलिन हैड नो इल्यूजन अबाउट अफ्रीका बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। ओके, क्रेमलिन जो है एक सब्जेक्ट की तरह हमें उभर के नजर आ रहा है। क्रेमलिन क्या है, क्रेमलिन जो है एक यूएसएसआर की एक कैपिटल थी, कैपिटल समझ लो, या यूएसएसआर में एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखती थी, वो सिटी थी। कैपिटल तरह समझ सकते हो, जहां से जैसे जिस तरह से दिल्ली हम बोल देते हैं, दिल्ली राजधानी है, तो दिल्ली से ऑर्डर आया ये बोलते हैं ना, दिल्ली ने ये पारित कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि हमारी राज्यसभा लोकसभा से ये कानून पारित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो क्रेमलिन हैड नो इल्यूजन अबाउट द अफ्रीका बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। क्रेमलिन को लग रहा था, यानी रशिया यूएसएसआर की जो पुरानी कैपिटल है उसे ऐसा लग रहा था, कैपिटल या ये समझ लो क्रेमलिन यूएसएसआर की इंपॉर्टेंट सिटी। आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट फैक्चुअली। क्रेमलिन रशिया की यूएसएसआर रशिया की कैपिटल थी या नहीं थी, सोवियत यूनियन की कैपिटल थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है हमारे ऑप्शन डी से होगी, क्योंकि वो एज अ सब्जेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, कहाँ से बात शुरू हो रही है, तो ब्रॉडर थीम जो है यहाँ की ये है कि क्रेमलिन से बात शुरू हो रही है। क्रेमलिन को क्या लग रहा था कि अफ्रीका में कभी भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ सकता है। ठीक है, तो डी के बाद फिर हम बी को देखेंगे। बी में क्या है, द सोवियत यूनियन डिड व्हाट इट कुड डू टू इंप्रूव रिलेशन विद न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन स्टेट, इंक्लूडिंग ऑफरिंग लो इंटरेस्ट लोन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, क्रेमलिन को लग रहा था, यानी यूएसएसआर की जो एक इंपॉर्टेंट सिटी थी, कैपिटल सिटी जिसे कह सकते हैं। आई एम नॉट फैक्चुअली ट्रू अबाउट, लाइक आई एम नॉट फैक्चुअली अवेयर अबाउट इट वेदर क्रेमलिन वाज कैपिटल ऑफ सोवियत यूनियन और नॉट, बट स्टिल दिस मेक्स सेंस टू मी, बिकॉज डी के बाद बी ज्यादा सेंस कर रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन के रिलेशन में उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि लोन देने के बाद क्या हुआ, लोन देने के बाद हुआ दिस सॉ द सोवियत यूनियन ओपनिंग एन एम्बेसी इन गाना इन 1958। तो उसके बाद जो है उन्होंने गाना में एक एम्बेसी ओपन की, ये भी हमारा अभी तक सही जा रहा है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग अफ्रीकन नेशनलिस्ट मूवमेंट एज बोर्जुआजी एंड थॉरोली अनप्रोलिटेरियन, क्योंकि अभी उसमें उन्होंने बोल दिया कि जो अफ्रीका की नेशनल मूवमेंट थी बोर्जुआजी, यानी जो नॉर्मली आम लोगों की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसी तरह से थी, क्योंकि कम्युनिस्ट बोर्जुआजी को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, तो इस वजह से इसके बाद सी हो जाएगा। तो हमारा राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, राइट सीक्वेंस यहाँ पे अगर देखोगे इस आंसर में, तो डी बी ए सी ये सेंस बना रहा है। ठीक है, सेंस क्यों बना रहा है, क्योंकि अगर देखो शुरुआत में उन्होंने बोला कि स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं, कि किस तरह से क्रेमलिन सोच रही थी। क्रेमलिन जो कि सोवियत यूनियन की कैपिटल सॉर्ट ऑफ थी, वो सोच किस तरह से रही। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल रिस्पांस क्या था, प्रैक्टिकल रिस्पांस था कि उन्होंने लोन प्रोवाइड करवाए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल रिस्पांस हो गया। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट एक्शन क्या था, कॉन्क्रीट एक्शन था कि इसका मतलब उन्होंने लोन प्रोवाइड करवाने के बाद उन्होंने पक्का कर दिया कि एम्बेसी खोल के, हाँ ये बात पक्की कर दिया, एविडेंस हो गया। फिर आइडियोलॉजिकल इंस्टांस क्या था उनका, आइडियोलॉजिकल इंस्टांस ये कि वो सबको सोच रहे थे कि ये बुर्जुआजी लोग हैं और अनप्रोलिटेरियन लोग हैं, तो इस वजह से इनके हेल्प करना जरूरी है। तो हमारा डी बी ए सी रही सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसका 58 का आंसर हमारा डी बी ए सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अगला देखो, दिस अचीवमेंट वाज ब्रॉडली अक्लेम्ड बाय द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक एंड वाज नोन एज द पार्ट ऑफ द एशियन मिरेकल। विच अचीवमेंट, वी मस्ट आस्क। ओके, कौन सा अचीवमेंट, दिस बोला तो सवाल पूछेंगे कि कौन सा अचीवमेंट, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो हमारा ऑप्शन ए से जो भी होंगे ना वो सही नहीं होंगे। ऑप्शन ए किसी में है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा तो बिल्कुल सही होने वाला नहीं था अगर कोई ऑप्शन इससे शुरू भी होता। दूसरा है, एज अ रिजल्ट द रीजन्स इकोनॉमी रिसीव्ड अ लार्ज फ्लो इनफ्लो ऑफ द हॉट मनी एंड एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक रन अप इन एसेट। तो क्या रीजन था, रीजन क्या है, कंक्लूजन दे रखा है इन्होंने, कंक्लूजन के पीछे इससे पहले कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, एकदम से कंक्लूजन से हम शुरू नहीं कर सकते हैं, तो हमारा बी से जो शुरू हो रहा है वो भी हमारा गलत हो जाएगा, वो भी हमारा गलत हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन रह जाते हैं, डी से दोनों शुरू हो रहे हैं, तो डी को हम रीड करेंगे डायरेक्टली रेदर देन सी को रीड करेंगे, ठीक है। द इकोनॉमीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर मेंटेन हाई इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर लुकिंग फॉर हाई रेट ऑफ रिटर्न। सही बात है, ये बात यहां से शुरू हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अगर डी के बाद हम बी को रीड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी में एज अ रिजल्ट द रीजन इकोनॉमी, ओके वी सी बी को देखो यहाँ पे क्या रखा, एज अ रिजल्ट रीजन्स इकोनॉमीज रिसीव द लार्ज इनफ्लो ऑफ द हॉट मनी एंड एक्सपीरियंस अ ड्रामेटिक रन ऑफ सेटअप। हाँ बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पे डी के बाद बी भी सही लग रहा है, ओके डी के बाद बी सही लग रहा है कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को उन्होंने अट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से बाहर से पैसा आने लगा और जो उनके एसेट थे, उनके जो प्राइजेस थे, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस उन्हें देखने को मिले, ठीक है। ये भी आंसर हमारा मतलब अभी तक ये हमारा फ्लो सही जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो द इकोनॉमीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर मेंटेन हाई इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव टू फॉरेन इन्वेस्टर लुकिंग फॉर हाई रेट ऑफ रिटर्न। दिस अचीवमेंट वाज ग्रेटली अटेम्प्टेड बाय नो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है आईएमएफ तो बाद में आएगा ना, पहले हमें देखना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट हुआ ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका रीजन, उसका रिजल्ट कम इकोनॉमीज, वहां की इकोनॉमीज पे क्या हुआ, वहां की जो जगह है उन पे क्या हुआ, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए सही नहीं बैठ रहा, ऑप्शन बी ज्यादा सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी सही बैठ रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन बी के साथ सी दे रखा है, तो सी को हम रीड करते हैं, ठीक है। At the same time, the regional economies of the Thailand, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore, and South Korea experience high 8 to 12 GDP growth rate in the late 1980s and the late 1990s। हाँ ठीक है, उसका रिजल्ट ये है, उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्वेस्टर आए और एसेट की प्राइसेस में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंज देखने को मिले, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या वो हमें देखने को मिल गया। लास्ट में कह दिया कि दिस अचीवमेंट वाज ब्रॉडली अक्लेम्ड बाय इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक वाज नोन एज पार्ट ऑफ द एशियन इकोनॉमिक मिरेकल। ये हमारा कंक्लूजन है, क्योंकि इसी वजह से इसे क्या बोला गया था, एशियन इकोनॉमिक मिरेकल बोला गया था। तो हमारा ऑप्शन डी बी सी ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ओके। एक्सप्लेनेशन भी हमने दे दिया, रीजन भी बता दिया। एक्सप्लेनेशन क्या था, एक्सप्लेनेशन ये था कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि वहां जो है उन्होंने पॉलिसी लगाई, ठीक है। पॉलिसी क्या लगाई, पॉलिसी ये लगाई कि उन्होंने बताया कि इस तरह से हाई इंटरेस्ट रेट रखा गया, ठीक है। ये पॉलिसी लगाई, फिर उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ वो एकदम से हमें देखने को मिला कि किसमें, बी में हमें कॉन्सिक्वेंसेस नजर आए, फिर थी में ब्रॉडर उसका आउटकम आए किस तरह से वहां की कंट्रीज पे क्या असर पड़ा ये हमें देखने को मिला, फिर लास्ट में जो है रिकॉग्निशन के मतलब किस तरह से वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने जाके रिकॉग्नाइज किया ये हमें देखने को मिला, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, DBCA। इस क्रम से अगर आप देखेंगे, इस सीक्वेंस से आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ का सेंस बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, ओके। क्वेश्चन नंबर 60, इफ यू सी दैट क्वेश्चन नंबर 60 में पहला जो है आपका शुरू हो रहा है, पैसिविटी इज नॉट ऑफ कोर्स यूनिवर्सल, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट के लिए अच्छा लग रहा है, कह रहे हैं कि पैसिविटी यूनिवर्सल नहीं है, ये बात सही है, हो सकती है पैसिविटी यूनिवर्सल नहीं है, तो ए से कोई शुरुआत हो रही है, ए से एक की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने सो से शुरुआत की, सो से तो बिल्कुल शुरुआत नहीं होती, ठीक है। हाउएवर से बिल्कुल शुरुआत नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। सो से अगर शुरुआत नहीं होगी, हाउएवर से शुरुआत नहीं होगी, तो कौन से ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, डी और सी और बी एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारा रह गया बी, इन एरियाज वेयर देयर आर no laws inferior zones where all men go armed, the attitude of the peasantry may well different. We need to understand कि ये इसके पीछे रीजन क्या, क्यों बोल रहे हैं ये, ठीक है। इसके पीछे रीजन हमें देखना पड़ेगा, तो हम ऑप्शन ए को मान के चलते हैं ओपनिंग पॉइंट, ओके। ये कह रहे हैं कि पैसिविटी इज नॉट ऑफ कोर्स यूनिवर्सल, ठीक है। ओपनिंग पॉइंट मान लिया, आप कह रहे हैं यूनिवर्सल क्यों नहीं है, कह रहे हैं कि इन एरियाज where there are no laws or in frontier zones where all men go armed, the attitude of the peasantry may well differ। कह रहे हैं कि हर जगह, जैसे कि जहां पे भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे कोई कानून नहीं है, कोई लॉर्ड नहीं है, कोई मालिक नहीं है, और जहां पे लोगों को हथियार लेके जाना पड़ता है, गार्ड करना पड़ता है अपने आप को, और जो किसान होते हैं उनका भी अपना एटीट्यूड, मतलब इन सब के नजरिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग कैसे होते हैं, अब यहाँ पे सी को रीड करो, सी को, सो इंडीड इट में बी ऑन द फ्रिंज ऑफ अनसबमिसिव, हो सकता है वो लोग हार न माने, है ना, क्योंकि अगर वो इतना काम करने के लिए राजी हैं तो वो हार न माने। हाउएवर फॉर मोस्ट ऑफ द सोइल बाउंड पीजेंट द प्रॉब्लम इज नॉट वेदर टू बी नॉर्मली पैसिव और एक्टिव, बट व्हेन पास, ओके,
व्हेन पास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नॉर्मली ये कह रहा है कि फिर भी पेशेंट मतलब अगर देखा जाए जो किसान है उनके लिए ये जो है प्रॉब्लम नहीं होती पैसिव रहें या एक्टिव रहें। अगर जैसे एक सिचुएशन आती है तो उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। 60 का ऑप्शन डी सही क्यों है? क्योंकि हमारा ए जो है वो राइट ओपनिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से सो से हम शुरू नहीं कर सकते, हाउएवर से हम शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं एक रीजन की तरह आ रहा है, ओके। रीजन की तरह इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को, ठीक है। अब इसलिए हमारा वो आ रहा है, ठीक है। अब पहले क्या है, पहले एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये जनरल स्टेटमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया ना, जनरल स्टेटमेंट के बाद ये स्पेसिफिक हो गया, तो इसलिए हम इसे बाद में रखेंगे, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। हाउएवर को क्यों नहीं हमने चुना? हाउएवर को हम जो है कॉन्ट्रास्ट के तौर पर देखते हैं, तो ये शुरुआत नहीं होती इससे, तो इस वजह से हम नहीं देखते हैं इसे आंसर के तौर पर, या इसे हम शुरुआत के पॉइंट को शुरुआत ही सेंटेंस की तरह नहीं देखते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन इसका हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। माइकल हॉफमैन अ पोएट ट्रांसलेटर एक्सेप्ट दिस सॉरी फैक्ट विदाउट अप्रूवल और कंप्लेंट, ठीक है। क्या सॉरी फैक्ट था? दिस इन्होंने बोला, तो इसके लिए हम जरूर सवाल पूछेंगे, क्या सॉरी फैक्ट था? क्या सॉरी फैक्ट था? हमें पता होना चाहिए क्या सॉरी फैक्ट था। हालांकि माइकल हॉफमैन लिखा हुआ तो ऐसा लगता है कि हाँ यहीं से शुरुआत हो सकती है, लेकिन यहां से शुरुआत नहीं होगी, तो ऑप्शन सी तो हमारा बिल्कुल शुरुआत ही पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी में ए भी है, ओके, नॉट ऑप्शन सी बल्कि ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल शुरुआती पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखो, बट से भी हम शुरुआत नहीं करते हैं, अभी हमने बताया आपको बट से भी कभी हम शुरुआत नहीं करते हैं, तो हमारा अगर बी से कोई शुरुआत हो रहा होता वो भी सही नहीं होगा। ही एक्नॉलेजेस, हु, ही, प्रोनाउन से भी हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे तीन ओपनिंग पॉइंट नहीं हो सकते, मतलब ए से शुरुआत नहीं हो सकती, बी से शुरुआत नहीं हो सकती, सी से शुरुआत नहीं हो सकती, तो सी से भी हम कट कर देंगे, ठीक है। एक है हमारा क्या है, डी, हॉफमैन फील पैशनेटली अबाउट हिज वर्क एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग। ये सही है बिल्कुल, यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, कहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हॉफमैन अपनी राइटिंग को लेके बहुत ज्यादा पैशनेटली फील करते हैं और उनकी राइटिंग से ये हमें समझ में आता है, ठीक है। तो डी से हम शुरुआत कर सकते हैं, ई से भी हम शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि ही में देखो क्या है, इन टर्म्स ऑफ द गैप बिटवीन द वर्ड, यहाँ से हम कोई शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्लियर नहीं है, तो डी में हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। डी से हमने शुरुआत की, हॉफमैन फील पैशनेटली अबाउट हिज वर्क एंड दिस इज क्लियर फ्रॉम हिज राइटिंग, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद सी पे मूव करेंगे, ही एक्नॉलेजेस, हाँ बिल्कुल सही है। डी के बाद सी है कि वो एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि क्या फैक्ट है, ट्रांसलेशन और पोएट्री में कहाँ पे फेलियर हो जाता है, तो वो सारी चीजें एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ई को हम करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द गैप बिटवीन द वर्थ एंड रिवॉर्ड ऑफ द ट्रांसलेटर कम्स फ्रॉम समवेयर नियर द रसेस एंड क्लीनर्स, मतलब सही है बात, मतलब ट्रांसलेटर को इतना कुछ ज़्यादा समझा नहीं जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो नर्स या क्लीनर्स की तरह वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये रीजन हो गया, ये भी हमारा बिल्कुल सही सीक्वेंस में जा रहे हैं अभी। ए क्या है, माइकल हॉफमैन अ पोएट एंड ट्रांसलेटर एक्सेप्ट दिस सॉरी फैक्ट। अब ये जो ये रीजन जो था वो एक्सेप्ट कर ले रहे थे, मतलब कि हाँ यही दशा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। बट थैंक्स लेस एंड इम्पॉसिबिलिटी डू नॉट डाउट है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हमारा ये राइट सीक्वेंस है। कौन सा राइट सीक्वेंस है? ऑप्शन डी हमारा राइट सीक्वेंस है। एक्नॉलेज करेंगे वो बात, मतलब लाइक वी जस्ट सॉ दैट कि क्या सीक्वेंस हो रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात हमें समझ में आना चाहिए, किस तरह से हम सॉल्व करने के लिए हमें समझ में आना चाहिए, बट ही इन टर्म्स, ये रीजन है, ये यहां से शुरुआत नहीं हो सकती, हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना था। सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए ये वाला सेंटेंस इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे दिस का रीजन नहीं दे रखा था, इसलिए हमारा ये सही सीक्वेंस नहीं था। सही सीक्वेंस हमारा DCEAB क्यों था? क्योंकि हमें शुरुआत में बताया कि किस तरह से कैरेक्टर स्केच दी गई थी माइकल हॉफमैन की, ओके, हॉफमैन के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद एक जो लिमिटेशन थी वो उसके बारे में बताया गया था कि क्या लिमिटेशन थी, मतलब एक्नॉलेज कर रहे थे ना, वो उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, मतलब क्या बताया कि कहाँ क्या होता है, तो पोएट्री ट्रांसलेट करने वालों को ज़्यादा समझा नहीं जाता, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया फैक्ट को, फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि किस तरह से एक रिजिलियंट क्लोजिंग होती है, वो उन्होंने दे दी, ठीक है। मतलब कि थैंक्स लेस अब नहीं होगा, मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी है, इस तरह से उन्होंने सोच लिया। ये हुआ था इसका आंसर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को अगर हम देखें तो ऑल्दो से हम शुरुआत करते हैं। व्हाट डू यू थिंक? ऑल्दो से हम कभी शुरुआत नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ऑल्दो तो हमारा सही नहीं होगा, ओपनिंग पॉइंट नहीं होगा। वंस इन ऑफिस दे रिसीव, दे आ गया तो इससे भी हमारी शुरुआत नहीं होगी, तो हमारा ए से अगर कोई शुरू हो रहा है तो वो हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और हमारा बी से अगर कोई शुरू हो रहा है वो हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हमारा शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दे गया है प्रोनाउन है, तो हम प्रोनाउन को कभी शुरू में चूज नहीं कर सकते हैं। वाइल वर्किंग, वाइल से भी हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वाइल तो बीच में आता है ना, कभी सेंटेंस की शुरुआत वाइल से नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अगला है हमारा वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में काम की कोई वैल्यू नहीं होती, सही है, ओपनिंग शुरुआत हो सकती है। ये देखो कहाँ पे, ये हमारे 3 में है, ओपनिंग की शुरुआत 3 में है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने बता दिया, तो और भी देखेंगे हम, ठीक है। वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया, क्वाइट ऑफन पीपल विजिट एलिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प देम इन देयर पर्सनल मैटर्स इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ओके, सही है। ए के बाद ई के बाद एफ हो सकता है, पर यहाँ पे सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। ई के बाद जो है हम रीड करेंगे और क्या चीज़ है जो सेंस बना सकती है, ये तो हमारा फॉर श्योर ये हमारा ई हो गया पहला, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। देखो व्हाइल वर्किंग वन इज स्ट्रक बाय द स्लो क्लम्सी एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट अल्टीट्यूड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि काम करते करते क्या हो जाता है, ये हमारा रीजन हो सकता है, तो सी हमारा सही हो सकता है। ए के बाद सी देखो कहाँ पे, ऑप्शन ए में है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, क्योंकि राइट सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे। राइट सीक्वेंस हमें इस वक्त क्या लग रहा है, इस वक्त ये लग रहा है कि हमारा राइट सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैलिड इन इंडिया, while वर्किंग वन इज स्ट्रक बाय द स्लो एंड क्लम्सी एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट एटीट्यूड्स प्रोसीजर्स rather than outcome of the orientation and the lack of the consideration for the others। ओके, ये सही बात है ना, हो गया। while में हमने इलस्ट्रेट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अल्दो से हम क्या है, क्वालिफाई करेंगे। अल्दो देयर आर लार्ज रीजनल वेरिएशन, लेकिन हालांकि ऐसा हमेशा सही बात नहीं है, बहुत वेरिएशंस भी है। इट इज नॉट इनफ्रीक्वेंट टू फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल सिटिंग हियर टुगेदर एंड डूइंग नथिंग। ऐसा हो भी नहीं सकता कि कई बार जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्दो भी हमारा सही है, ठीक है। इवन दोज हु आर एम्प्लॉयड ऑफन लेट कम इन द ऑफिस, अब फिर उसके बाद रीजन बता रहे हैं कि मतलब कैसे काम नहीं करते हैं, जो आते हैं काम आने के बाद भी काम नहीं करते हैं। And leave early, they are forced to be punctual, मतलब like even those who are employed often came late and leave early until they are forced, मतलब वो लोग होते हैं जो ऑफिस जल्दी आते हैं और फिर जल्दी देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, तो उन्हें फोर्स करना पड़ता है कि हाँ तुम पंक्चुअल हो, ये भी बात की जाती है, ठीक है। फिर एक बात है, once in ऑफिस they receive friends and relatives who feel free to call any time with prior appointment, मतलब जस्ट लाइक कि कुछ भी कभी भी कॉल कर दें, ये भी एक एटीट्यूड होता है उनका, ठीक है। क्वाइट ऑफन पीपल विजिट एलिंग फ्रेंड, फिर कई बार वो चला जाते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं अपने दोस्त को देखने जा रहे हैं, काम के टाइम ही वो निकल जाते हैं, ये हमारा रीजन है। तो एक करेक्ट सीक्वेंस हमें देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल मिस यूज ऑफ द टाइम, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो है हमें दे रखा है, इस तरह से वो कहीं पे भी चले जाते हैं। तो अगर पैराग्राफ का सेंस बनाना है तो पैराग्राफ का सेंस जो है हमारे ऑप्शन ए से बन रहा है ज्यादा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए ECA-DVF ये हो जाएगा, क्योंकि और से हमने बताया किस तरह से शुरुआत सही से नहीं हो रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट उन्हें हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा, लास्ट में देखो द सिचुएशन इन विच वायलेंस अकर्स and the nature of that violence tends to be clearly defined, at least in theory, as proverbial Irishman's question, is this a private fight or can anyone join it, could be a good way to start, okay, good way to start because they are asking the broader question, okay, they are posing a question in front of you, क्या किसे हम कह सकते हैं theoretical framework पे इन्होंने बेस कर रखा है क्वेश्चन, तो सही बात है, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी में क्या हुआ है कि बहुत सारा ब्रॉड आइडियाज को कंसीडर करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे ए कहाँ पे, ए यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे देखते हैं। सो हमने बताया कि शुरुआत नहीं हो सकती, प्रोबेबली में बताया जाएगा कि कोई रीजन होगा तो इसलिए हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हाउएवर में हमने शुरुआत नहीं करना है, ठीक है। तो BCD तो बिल्कुल ही हमारे शुरुआत वाले पॉइंट नहीं लग रहे हैं। आई टोल्ड यू दैट रीजन कि इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। शुरुआत वाले पॉइंट में हाउएवर कभी नहीं आता, सो नहीं आता, बी या प्रोबेबली ऐसा रीजन कभी नहीं देंगे, ठीक है। ओनली वाला इतना वेग रीजन कभी नहीं देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे पहला जो है हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये वाला नहीं होगा हमारा, दिस इज नॉट द राइट वन, ओके, दिस इज नॉट द राइट वन, सो आई विल जस्ट इरेज, आई विल स्टिक विद दैट A-B वाला, ठीक है। ए पहला क्या है, उन्होंने बोला है कि इस तरह से वायलेंस होते हैं और उसका नेचर क्या होता है, तो इसे एक सवाल एक बोला गया है कि किस तरह से इसे हम जो आयरिशमैन क्वेश्चन बोल सकते हैं, इज दिस अ प्राइवेट फाइट और कैन एनीवन जॉइन इन, के मतलब वायलेंस जब भी होता है तो उसे प्राइवेट फाइट है वो, या कोई भी आके उसमें कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। फिर उसके बाद सी को देखते हैं हम,
Probably the only uncontrolled application of the force are those social superior to the social inferior and even here are there probably some rules. मतलब कहते हैं हाँ इसमें भी कहीं ना कहीं तो रूल्स होंगे, ऐसा नहीं है कोई भी आए, हो सकता है जो सुपीरियर अपने आप को मानता है वो वायलेंस करे, जो इन्फीरियर मानता है वो आके हिम्मत ना हो उसकी, ऐसा कुछ रीजन बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डी को हम देखेंगे, हाउएवर ब्लाइंडिंग द ऑब्लिगेशन टू किल मेंबर्स और फीलिंग फैमिलीज एंगेज्ड इन अ म्यूचुअल मैसेकर विल बी जेन्युइनली अपॉल्ड इफ समवन मिसचांस बायस्टैंडर आउटसाइडर स्किल। मतलब नॉर्मली जिसे मारना चाहे उसके अलावा अगर कोई मर जाए तो सब लोग जो एकदम से गुस्से में हो जाएंगे, सब लोग मतलब सोचने लगेंगे क्या कर दिया। ओके, तो ये तो रीजन हमारा सही हो सकता है। फिर क्या, सो द एक्चुअल रिस्क टू द आउटसाइडर दो नॉट डाउट हायर देन द सोसाइटी इज कैलकुलेबल। मतलब कह रहे हैं बाहर वाले को जितना रिस्क होना चाहिए वो तो सोच समझ के, वो कहते हैं कि सोच समझ के बात की जाती है उस पर। तो हमारा ऑप्शन ए सी डी बी सही हो जाएगा। वाई सही हो जाएगा बिकॉज पहले में क्या है, पहले में ए में हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताया, फिर उसके बाद बताया कि किस तरह से लिमिटेशन है, कंट्रोल अनकंट्रोल फोर्स की भी अपने आप में लिमिटेशन है। फिर हाउएवर से उन्होंने कॉन्ट्रास्ट, मोस्टली हाउएवर जो है तीसरे या चौथे सेंटेंस में आता है, तीसरे सेंटेंस में ज्यादा आता है क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आखिर में रीजन दिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला तो हो गया थ्योरी वाला फ्रेम, मतलब ब्रॉडर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेबल होती हैं, फिर उसमें इसमें कॉन्ट्रास्ट बताया हमें किस तरह से ये चीज़ें डिफर करती हैं। लास्ट में जो है उन्होंने कंक्लूजन बता दिया कि सो क्या होता है, तो सो वाला मोस्टली लास्ट में आता है। आई होप दिस was great exercise in order to understand because I have put all the effort that could be. I have given you the reason किस तरह से किसकी शुरुआत कैसे होती है। हमने आज देखे थे 57 से लेकर 63 तक। इसी तरह के और भी जामिया के MBA पेपर के सोल्यूशन के लिए जुड़े रहिए स्टार एजुकेशन सेंटर के साथ और ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।